मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैक बोर्ड ने जो क्लास 11 के लिए मॉडल सेट पेपर एक एक पीस जो भेजा है उसमें से हम लोग हर यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 40 क्वेश्चन को हम एक बार में डिस्कस नहीं करेंगे। 40 क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का। पहले क्यों हम एक ही साथ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हम डिस्कस करेंगे उसमें उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो अराइज हो सकते हैं वो भी हमको बताना है। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए वही हम लोग अकाउंट्स का 11 क्लास का जो मॉडल सेट जैक बोर्ड ने लॉन्च किया है उसका पहला सेट हम लोग देख रहे हैं, है ना। मतलब एक ही सेट है, उसमें पहला पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम लोग 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, पहले देखते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग 1 क्वेश्चन नंबर से लेकर 1 to 10 जो है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला 10 स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हेन द फर्स्ट बुक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंट वाज पब्लिश्ड, है ना। तो बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कि पहली बुक कब पब्लिश्ड हुई है। ठीक है, इसका आंसर है 1494, है ना। पहला बुक जो है बुक कीपिंग पे जो आया है वो कब आया है, 1494 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि सिर्फ ये जानना आपके लिए इनफ नहीं है कि पहला बुक कौन से ईयर में पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, तो पहला बुक जो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से रिलेटेड फर्स्ट बुक का पब्लिश्ड हुआ, तो इसका आंसर होगा 1494, है ना। 1494। लेकिन इसको अब डिटेल में और हम लोग को पढ़ने की जरूरत है, इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमने आपको और बताया है, ठीक है, कि द फर्स्ट नॉन बुक on bookkeeping and accounting was written by the by the Italian mathematician named the Luca Pacioli in 1494, है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग पे जो पहली किताब आई है ना, वो कब लिखी गई, किसने लिखा है, एक इटालियन मैथमेटिशियन, है ना। इटली के एक मैथमेटिशियन थे, नाम क्या था, लूका पेसियोली ने 1494 में। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि किसने लिखा। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि इसमें ईयर पूछा था, लेकिन इसमें ये भी पूछ सकता है कि किन्होंने लिखा, लुका अकाउंटेंसी पे पहली किताब किसने लिखी थी, है ना, या बुक कीपिंग के। तो ये आपको याद रखना होगा कि लुका पेसियोली ने लिखा था। कब लिखा था, 1494 में। ठीक है, लुका पेसियोली क्या थे, तो एक मैथमेटिशियन थे, इटली के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की पहली बुक 1494 में एक इटली के एक मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या है, लुका पेसियोली, उन्होंने लिखी। अच्छा, और आगे बढ़ेंगे। इन दिस बुक, इस बुक में पेसियोली ने क्या क्या चीजें लिखा सिर्फ, और उसमें क्या क्या थे उस बुक में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, है ना। ठीक है, डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में था, डबल एंट्री बुक कीपिंग, while it is known as the standard method used in the accounting। ठीक है, तो देखिए इसी बुक में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भी जिक्र किया था। तीसरी बार बोलते हैं, ही इज द एक्सप्लेन द वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सच एज द एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस के बारे में भी इसी बुक में लिखा, है ना। ठीक है, तो लूका पेसियोली ने जो बुक लिखा था 1494 में, है ना, उसी में उन्होंने क्या बोला, बुक कीपिंग के बारे में भी उसी में बताया उन्होंने। ठीक है, वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल किसको बोलते हैं, इनकम किसको बोलते हैं, एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, वो पहली बार उन्होंने ही इस बुक में क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक, क्लियर है, किसने, लूका पेसियोली ने। ठीक है, अपनी बुक में 1494 में जो लिखे थे। अच्छा, द बुक वाज widely read and become the fundamental references of the bookkeeping and accounts in Italy and Europe, है ना। ये जो बुक कीपिंग के लिए जो बुक लिखा गया, ये जो है बहुत फेमस हुआ कहाँ पे, है ना। ठीक है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिए एक बहुत आइडियल बुक माने जाने लगा कहाँ पे, इटली और यूरोपियन कंट्री में, यूरोपीय देशों में, है ना। अच्छा, Pacioli's contribution in the field of the accounting is widely recognized, है ना। मतलब क्या आ रहा है कि पेसियोली, लुका पेसियोली का जो अकाउंटिंग के क्षेत्र में उनका जो योगदान है उसे बहुत वाइडली माना जाता है, बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इज द ऑफन रिप्रेजेंट द फादर ऑफ द अकाउंटिंग, इन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। तो इस पूरे स्लाइड से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला, है ना।
पहला तो हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग इज द लुका पेसियोली, पहला ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, लुका पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे, है ना, ठीक है। क्या थे वो? एक मैथमेटिशियन थे, है ना, इटालियन, है ना, और उन्होंने अकाउंट्स के फंडामेंटल्स के लिए ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बहुत काम किया। वो जो बुक उन्होंने लिखा था उसी बुक में एसेट्स का कॉन्सेप्ट, लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इनकम का कॉन्सेप्ट, एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट, बुक कीपिंग का, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ये सब डाला था। तो पहला क्वेश्चन से और भी अगर कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो आराम से आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आया, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग की भाषा क्या होती है, ठीक है। अकाउंटिंग की भाषा मनी होती है। किसकी होती है? अकाउंटिंग। देखिए, कुछ किताबों में इसको मनी लिखता है, कुछ किताबों में बिजनेस लिखता है, ठीक है। हमारे हिसाब से तो मनी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग जो किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? मनी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो अकाउंटिंग की भाषा क्या होती है? मनी होती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आया हमारे सामने, तीसरा जो क्वेश्चन है ना, अकाउंटिंग इज क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है, साइंस आर्ट बोथ है कि नॉन ऑफ दिस, है ना। तो आंसर होना चाहिए अकाउंटिंग जो है आर्ट एंड साइंस दोनों है। क्यों आर्ट एंड साइंस है? क्योंकि उसको प्रेजेंट करने का एक कला है ना, ठीक है। और साइंस इसलिए क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, जैसे तैसे आप नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। मेरा कहना है कि अकाउंटिंग के भी एक कुछ पद्धति बना हुआ है, साइंस बना हुआ है, उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, इसलिए इसको साइंस भी बोला जाता है। तो अकाउंट जो है साइंस और आर्ट दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे। विच ऑफ दीज इज नॉट द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। अकाउंटिंग एग्जाम्पशन, अकाउंटिंग अजम्पशन, है ना, ठीक है। सर पहले अकाउंटिंग अजम्पशन क्या है? देखिए, अकाउंट बनाते समय कुछ चीजें अजूम कर लिया जाता है कि ऐसा ही है ना, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अकाउंटिंग अजम्पशन, है ना, ठीक है। आप जैसे मेरे पास मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये अजूम कर रहे हैं कि अच्छे टीचर होंगे तभी आप देख रहे हैं, तो कुछ चीजें अजूम किया जाता है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अकाउंट बनाते समय कुछ चीजों को अजूम किया जाता है जिसे हम लोग अकाउंटिंग अजम्पशन कहते हैं ना, ठीक है। पहले इसका हम लोग कंटेंट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसमें इसका आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने इसके लिए कुछ लिखा है, देर आर सेवरल फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशन, है ना। अकाउंटिंग एजम्पशन कई तरह के हैं अंडर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय कई अकाउंटिंग एजम्पशन का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर, लेकिन कई हैं, इसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस हैं, जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है, वो अकाउंटिंग एजम्पशन कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला समझिए कौन कौन से अकाउंटिंग एजम्पशन है। यहाँ पर 4 नाम मैंने लिखा है, ठीक है। ये 4 रखिए, ये चारों से आपका काम हो जाएगा। पहला, गोइंग कंसर्न। पहला एजम्पशन का नाम क्या है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि ये माना जाएगा कि बिजनेस जो है अनंत काल तक चलेगा, नियर फ्यूचर में, हाल के दिनों में व्यवसाय हमारा बंद होने वाला नहीं है, ऐसा मान के अकाउंटिंग किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? गोइंग कंसर्न। क्या बोलता है? दिस अजम्पशन अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फॉरसीएबल फ्यूचर, है, ठीक है। जो बिजनेस जो है निकट के दिनों में बंद होने वाला है, निकट फ्यूचर में ये चलेगा, मतलब हाल के दिनों में बिजनेस को बंद करने का ऐसा कोई योजना नहीं है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गोइंग कंसर्न। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, है ना। कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहता है कि जो अकाउंटिंग नियम आप इस साल फॉलो कर रहे हैं, अगले साल भी वही नियम फॉलो करेंगे। सपोज कीजिए आप डेप्रिसिएशन के लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो आप उस अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, बिना कोई रीजन के हम लोग तरीके को नहीं बदलेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को सेम लेके चलेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी अजम्पशन बोलता है। दिस अजम्पशन स्टेट दैट द बिजनेस शुड दैट यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड, बिजनेस जो है सेम अकाउंटिंग मेथड को क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा, ठीक है। एंड प्रोसीड्यूर फ्रॉम द वन पीरियड टू द अनदर, ठीक है। ये काट दीजिएगा, अनदर टाइम होना चाहिए था, ठीक है। तो एक अवधि से दूसरे अवधि में जब जाएगा तो बिजनेस सेम तरीके से अकाउंटिंग करेगा, मतलब अगर इस साल अगर उन्होंने जो मेथड फॉलो किया है अगले साल भी वही मेथड करेगा। उदाहरण स्वरूप हम कहेंगे कि मान लीजिए इस साल आपने स्टेट में लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन फॉलो किया है तो अगले साल भी स्टेट लाइन मेथड से ही करेंगे। इस साल मान लीजिए आपने कैलेंडर एक ईयर लेके चले हैं तो अगले साल भी कैलेंडर ईयर लेके चलेंगे। तो ये क्या कहलाता है? कंसिस्टेंसी, मतलब अकाउंटिंग के नियमों में हमको कंसिस्टेंट रहना है, बदलाव नहीं करना है।
चेंजेस अगर अगर लेकिन हाँ, अगर बिजनेस के हित में कोई बदलाव करना जरूरी है जिससे बिजनेस को बेनिफिट होना है तो चेंजेस कर भी सकते हैं। तो चेंजेस अकाउंटिंग मेथड शुड बी डिस्क्लोज्ड और जस्टिफाइड। चेंजेस कब करना है? जो कोई उचित रीजन हो, जस्टिफाइड हो, है ना, सही कारणों से चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप चेंज किए हैं तो इसको आपको बताना पड़ेगा, इनके यूजर्स को, है ना, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो दूसरा हो गया हमारा कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तीसरा हुआ एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है कि कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक्चुअल में हुआ है ना, ठीक है, उसके पेमेंट का वेट हम लोग नहीं कहते हैं। ये बोल रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है, दिस अजम्पशन रिक्वायर्ड दैट द ट्रांजैक्शन आर एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन दे आर ऑक्यूर, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जब वो ट्रांजैक्शन ऑक्यूर यानी सही में हुआ है, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। पैसा जब मिला उसका रिकॉर्ड उस समय नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो 2020 में हम लोग कुछ उधार बेचे, अब पेमेंट मिला 2021 में, तो हम लोग इसको कब रिकॉर्ड करेंगे? तो जब हम लोग का सेल हुआ तो उसी ईयर रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्रूअल अजम्पशन। और चौथा क्या होता है? मैटरलिटी अजम्पशन। मैटरलिटी अजम्पशन कुछ नहीं कहता है कि जो जरूरी चीजें हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन को आपको अकाउंट्स में दिखाना है और इन मटेरियल को अवॉइड करना है। मतलब आलतू फालतू चीजें नहीं लिखना, जो जरूरी की चीजें उसी को अकाउंट में लिखना है। तो बोल रहा है कि द अजम्पशन स्टेट दैट ओनली आइटम दैट आर सिग्निफिकेंट और द मटेरियल, है ना, ठीक है, जो बिजनेस के लिए जरूरी है, सिग्निफिकेंट और मटेरियल है, रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है। आइटम दैट आर द इमटेरियल कैन बी द ओमिटेड, जो कि मटेरियल नहीं है, जरूरी नहीं है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि 4 तरह के एजम्पशंस हमने यहाँ पर सीखे। पहला, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस अनंत काल तक रहेगा, इसको ये माना जाता है, मतलब नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। दूसरा है कंसिस्टेंसी। अकाउंट बनाते समय जो प्रोविजंस हम लोग जो तरीका अभी फॉलो किए हैं, हम लोग आगे के साल में भी वही करेंगे, बिना कोई रीजन के हम लोग नहीं बदलेंगे। हाँ, लेकिन अगर बदलना जरूरी है तो बदल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एक्रूअल बेसिस, कोई भी ट्रांजेक्शन जब लेन देन हुआ है तब रिकॉर्ड होगा, तब नहीं होगा जब उसका पेमेंट हुआ, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, मटेरियलिटी एजम्पशन, मतलब बोल रहा है कि जो मटेरियल या जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा रिकॉर्ड करना है, ठीक है, और गैर जरूरी चीजों को क्या करना है? अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने 4 पढ़ा। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या था? यहां क्वेश्चन था बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है ना। गोइंग कंसर्न एजम्पशन है भाई साहब, ठीक है। कंसिस्टेंस, देखिए गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, कंसिस्टेंस भी एजम्पशन है ना, एक्रूअल भी एजम्पशन है, लेकिन कन्वर्टिजन, है ना, ठीक है, कन्वर्टिजन जो है, रूढ़िवादी जो है, रूढ़िवादी था, ये हमारा एजम्पशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा कौन सा एजम्पशन नहीं है? तो आंसर में आप सब बच्चे लिखेंगे कि सर 3rd नंबर पॉइंट जो है एजम्पशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चे लोग, ये भी हमने बता दिया। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द अकाउंट इज अडॉप्टेड बाय द बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के द्वारा कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंट। देखिए, कॉस्ट अकाउंट बिजनेसमैन के द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाता है, जो निर्माता है ना, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल और टैक्स अकाउंट, ये टैक्स ऑथोरिटी, है ना, के पर्पज से बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं बनाते, लेकिन टैक्स ऑथोरिटी टैक्स के पर्पज से बनता है। मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजमेंट के पर्पज से बनता है। इसका आंसर होना चाहिए, हालांकि सभी अकाउंट बिजनेसमैन लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि बिजनेसमैन लोग कोई अकाउंट इसमें से नहीं बनाते, लेकिन अगर से पूछेगा कि बिजनेसमैन क्या बनाते हैं, तो इसमें से सबसे रिलेवेंट आंसर होगा कि फाइनेंशियल अकाउंट। बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट बनाते हैं बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंट बिजनेसमैन लोग बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाउ मेनी कॉलम देयर आर इन द जर्नल। जर्नल एंट्री में कितने कॉलम होता है? देखो, जर्नल एंट्री अगर तुम लोग पढ़े हो तो डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फॉलियो होता है, डेबिट अमाउंट होता है, क्रेडिट अमाउंट होता है कि नहीं होता है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो कितना कॉलम हुआ? 1 2 3 4 और 5, है ना। तो कितना आंसर इसका कितना हो जाएगा? 5, है ना। तो इसका आंसर होगा सी नंबर पॉइंट 5 कॉलम, है, ठीक है। तो 6 नंबर का आंसर भी हो गया। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर की ओर। द गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर
फ्रॉम द बिजनेस शॉप इज डेबिटेड टू। देखिए प्रोपराइटर जो बिजनेस का मालिक है, उन्होंने दुकान से पर्सनल काम के लिए पैसे गुड्स ले लिया। गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस शॉप इज डेबिटेड है ना। प्रोपराइटर, हालांकि इसमें आधा इनकम्प्लीट है, लिखना चाहिए निजी काम के लिए। बिजनेस के दुकान से उन्होंने निजी काम के लिए अगर गुड्स ले लिया तो एंट्री क्या होगा? हम लोग पढ़े हैं बाबू जर्नल एंट्री टॉपिक में, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, कौन सा अकाउंट? गुड्स है तो परचेज अकाउंट। गुड्स के लिए क्या लिखाएगा? ड्राइंग टू परचेज। तो किसको डेबिट किया गया? ड्राइंग को। तो यहाँ पर बोल रहा है किसे डेबिट करना है? तो डेबिट करना है हम लोग को ड्राइंग को। तो सही आंसर हमारा ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर की ओर अगर हम लोग देखेंगे, कैश अकाउंट क्या है? कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है इतना। तो याद रखिए कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटी जो होता है ना बाबू, वो रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? रियल अकाउंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कैश कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट है ना। ठीक है, अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। देखो ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है बल्कि लिस्ट है अलग अलग लेजर्स का, है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस। फिर एक और चीज बोला ट्रायल बैलेंस, फिर एक और क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड ही है। ट्रायल बैलेंस फिर क्या है? फिर पूछा है क्या स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस? क्या ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है, अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है कि लेजर है? तो सर ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। तो सही आंसर हो गया स्टेटमेंट है। ठीक क्लियर है? तो ये मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगला 10 क्वेश्चन नेक्स्ट डे हम आपको डालेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और काइंडली आप चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।